वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के इस दौर में हमें सभी चीजें बड़ी आसान लगती हैं। आज जो काम हम बस कुछ उंगलियां फिराकर अपने फोन से कर लेते हैं, 10 साल पहले वही काम करने के लिए हमें शायद घर से बाहर जाकर घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता था। खैर, ये इंटरनेट बड़े काम की चीज है, पर अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए और इसके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाए जिसके बारे में हमें जानकारी ना के बराबर हो, तो इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। अंकित ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अति आत्मविश्वास में आकर वो कुछ गलतियां कर बैठा था जिनकी कीमत उसने बड़ी भारी चुकाई थी। शायद इसी डर की वजह से उसने मुझे अपने बारे में लिखा है। आगे की कहानी जैसा अंकित ने कहा है, मैं वैसा ही आपको बताता हूं। मेरा नाम अंकित है। मैं कोई बहुत परफेक्ट या फिर अच्छा इंसान नहीं हूं। कुछ लोग मुझे घटिया भी समझते हैं, पर मैं उन्हें दोष नहीं देता। मैंने काम ही ऐसे किए हैं। मेरे परिवार में मेरे सिवा कोई और नहीं बचा, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की मौत हो चुकी है। पर मरते वक्त वो मेरे लिए काफी पैसे छोड़ कर गए थे, इसीलिए मुझे अपनी जिंदगी जीने में कोई परेशानी नहीं आती। पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी फिक्र करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर वो मेरी थोड़ी चिंता करते हैं। मेरे जैसे बेकार आदमी के लिए ये बहुत है। हाई स्कूल पास करने के बाद मेरा कुछ खास करने का मन नहीं हुआ, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बस मजे करता हूं, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन है ही ना। मैं हर वक्त बस पार्टी करता रहता हूं, और कभी कभार मैंने ड्रग्स भी लिए हैं, पर शराब, उसकी तो मैंने कभी कोई हद ही नहीं रखी। मैं जितना पी लूं उतनी मेरे लिए कम है। पर ड्रग्स के साथ एक दिक्कत है। ड्रग्स रखना और लेना गैर कानूनी है, और इसे लेने के लिए कई घटिया लोगों से डील करना पड़ता है, मुझसे भी घटिया। ज्यादातर तो उनका माल ठीक होता है, पर कभी कभी वो गड़बड़ भी निकल जाता है। खैर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ड्रग्स के लेन देन से जुड़ा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मैं धीरे धीरे डार्क वेब की तरफ चला गया। यहाँ आप तरह तरह के ड्रग्स, और वो भी सबसे बढ़िया क्वालिटी के खरीद सकते हैं, और वो आपके पते पर डिलीवर कर दिए जाते हैं। उनकी पैकेजिंग भी इतनी बढ़िया होती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये किसी डीलर से ड्रग्स लेने से ज्यादा सेफ है, और मैंने तो अलग अलग फोरम्स पर कस्टमर्स को इनके रिव्यू करके रेटिंग्स देते हुए भी देखा है। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि कुछ डार्क वेब की ऑनियन साइट्स अपने आप ही बंद होने लगी थी। पता नहीं उन्हें पुलिस ने बंद करा दिया या फिर वो खुद ही बंद हो गई, पर वो पहले से काफी कम हो गई थी। मेरी वो पहले वाली कुछ भरोसे की वेबसाइट्स बंद हो चुकी थी। इसीलिए मैं डार्क वेब पर थोड़ा और अंदर जाने लगा और किसी अच्छे सप्लायर को ढूंढने लगा। मुझे अब ड्रग्स की आदत लग चुकी थी, और मुझे मेरे हफ्ते का कोटा चाहिए ही होता था। मैंने कुछ फोरम्स पर इसके बारे में ढूंढा भी, पर मुझे वहां बस कुछ पुरानी पोस्ट ही मिली।
मेरे भरोसे की लगभग सारी वेबसाइट्स बंद हो चुकी थीं और जो बची थीं उन पर काफी बेकार क्वालिटी का माल मिल रहा था, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती थी। पर ढूंढते ढूंढते मैं एक ऐसी वेबसाइट पर जा पहुंचा जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि उस वेबसाइट पर माल काफी सस्ता मिल रहा था। डार्क वेब की वेबसाइट्स आम वेबसाइट्स जैसी नहीं होती। सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए उन पर लिखी सभी बातों का मतलब कुछ और होता है। हो सकता है आप वहां ड्रग्स खरीदने गए हों, पर आपको वो एक टेडी बियर दिखाएं। पर अगर आपको पता है कि किस प्रोडक्ट पर कौन सी कोडेड इमेज लगी है, तो आपको अपना प्रोडक्ट ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। खैर, इस नई वेबसाइट का डिजाइन मेरी पहले देखी गई सारी वेबसाइट से बहुत अच्छा था, पर मेरी ढूंढी हुई इस नई वेबसाइट का कोई नाम नहीं था। इस पर बस एक लोगो डिस्प्ले किया हुआ था, जिसमें एक टारगेट प्रैक्टिस जैसी इमेज के ठीक बीचों बीच में एक गोली बनी हुई थी। सीधा सीधा कहें तो बुल्सआई। इस वेबसाइट के पास बस यही एक प्रोडक्ट था, पर इस पर सैकड़ों की तादाद में पॉजिटिव रिव्यूज थे। लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में इसकी तारीफ कर रहे थे। मुझे हिंदी इंग्लिश के सिवा बाकी कोई लैंग्वेज नहीं आती, पर मुझे वो सारे रिव्यूज अच्छे लगे। उन रिव्यूज का मतलब था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग यहां से माल खरीद रहे थे। ये देखकर मैंने भी एक पैकेज ऑर्डर कर दिया, जिसमें 3 गोलियां थीं। मैं पहले एक बार ट्राई करके देखना चाहता था कि इनके प्रोडक्ट्स में कुछ दम भी है या नहीं। मेरा ऑर्डर उसी हफ्ते शुक्रवार के दिन ही आ गया था। मुझे तो वैसे भी रात में पार्टी करनी थी। मुझे शाम को ही एक नाइट आउट के लिए जाना था और मैं अपने तय समय पर घर से निकल गया। मुझे अपनी जगह पर पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा ही लगता और तब तक के लिए एक गोली काफी थी। पर जैसे ही मैंने वो गोली अपनी जीप पर रखी, 2-3 मिनटों के बाद ही मेरे लिए सब कुछ जैसे एक अंधेरे में तब्दील हो गया। मेरी याददाश्त इतने छोटे छोटे लाखों टुकड़ों में बिखर चुकी थी कि मैं उन्हें जोड़ नहीं सकता था। मैं सड़क पर पड़ा रहा या फिर मैं किसी क्लब में गया, मुझे याद नहीं। मेरी आंखों के सामने जैसे सैकड़ों रंग एक दूसरे में मिल गए थे और सारे ही साउंड एक दूसरे में समा चुके थे। सब कुछ धुंधला और बेमतलब हो गया था। उस एक गोली ने मेरे दिमाग के काम करने के तरीके को जैसे गड़बड़ कर दिया था। उसके बाद अगली बात जो मुझे याद है वो है मेरा जागना, या फिर सच कहूं तो होश में आना। जब मैं होश में आया तो मैं एक सख्त लकड़ी की फर्श पर था। मैं अपनी ही उल्टी में भीगा हुआ था और मेरे शरीर में काफी दर्द भी था। पर शायद उस वक्त एक अच्छी बात यह थी कि मेरे चारों तरफ अंधेरा था। कम से कम मेरी आंखों पर जोर तो नहीं पड़ रहा था। उस कमरे में कुछ ज्यादा नहीं था। वहां एक अलमारी, कुछ सड़ी गली कुर्सियां और एक टूटा फूटा फायरप्लेस। मैंने अपनी आंखें जरा खोली तो उस कमरे में खिड़कियों को लकड़ी के फट्टे लगाकर बंद किया गया था और बाहर से शायद उन पर काले पर्दे भी लगाए गए थे। मैंने अपने आसपास देखा तो जमीन पर 3 और लोग पड़े हुए थे, जिन्हें मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उनमें से 2 मर्द थे और एक जवान लड़की। उन मर्दों में से एक मुझे काफी बड़ा लग रहा था और वो लड़की 23-24 साल के आसपास की रही होगी। मैंने उठने की कोशिश की, पर मेरे पूरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था, कुछ बोलना चाहता था, पर मेरा गला इतना सूखा हुआ था कि मैं जोर से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। मैंने खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश की। हवा से लहराते हुए उन पर्दों के बीच से मैंने देखा कि हम शायद किसी जंगल जैसी जगह में थे। उन लकड़ी के फट्टों के बीच की दरार से मुझे यह समझ आ रहा था कि हमारे आसपास ढेर सारे पेड़ ही पेड़ थे। ये शायद कोई जंगल या फिर नेशनल पार्क था। और ये लकड़ी का घर।
मूवीज में दिखाए जाने वाले कैबिन्स जैसा था। क्या मैं इन नीचे पड़े लोगों से किसी पार्टी में मिला था, या फिर ये किसी बड़े ड्रग डीलर का अड्डा था? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। नीचे पड़ी उस लड़की को अब होश आ रहा था। नीचे पड़ी उस लड़की को अब होश आ रहा था। वो भी शायद मेरी तरह ही दर्द से करा रही थी। वो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। जाहिर है उसे भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। उसने आसपास एक नजर दौड़ाई और एक झटके से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वो कहने लगी, मैं कहाँ हूं और तुम कौन हो? मैं थोड़ा पीछे हट गया। मैं चाहता था कि उसे मुझसे कोई खतरा महसूस ना हो। मैंने कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा नाम अंकित है। पिछली रात मैं नशे में था और उसके बाद मैंने खुद को तुम्हारी ही तरह यहां पाया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। वो लड़की भी कुछ सोच में पड़ गई थी। शायद वो भी याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो यहां कैसे पहुंची। क्या पता उसे भी मेरी तरह कुछ याद ना हो। वो कहने लगी, वो मैं पार्टी कर रही थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने राखी बताया। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे जरा भी आइडिया है कि हम कहाँ हैं। उसने अपना सर ना हिलाया। उसका दिमाग भी मेरी तरह अपनी सही जगह पर नहीं था। मैं वहां खड़ा भी यही सब समझने की कोशिश कर रहा था कि वहां मौजूद लोगों में से सबसे बड़ी उम्र का वो आदमी होश में आने लगा। वो शायद 40-45 साल का होगा। मैं उससे बात करने के लिए झुका तो उसने उछलकर मेरा गला पकड़ लिया और मुझे जमीन पर पटक कर मेरा गला दबाने की कोशिश करने लगा। वो जोर से चिल्लाया, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं बड़ी मुश्किल से खांसते हुए बोला, रुको रुको, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। उसने एक बार अपने चारों तरफ देखा और उसे शायद समझ आ गया कि ये उसका घर नहीं था। उसने मुझे तुरंत ही छोड़ दिया। उसने कहा, मैं कहाँ हूं? ये कौन सी जगह है? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नहीं पता। हम सब भी तुम्हारी तरह ही यहां फंसे हुए हैं, पर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? उसने कहा, मुझे लगा मैं घर पर हूं। मैं तो कल अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। ये साला चल क्या रहा है? वो आदमी 2-4 सेकंड्स के लिए चुप हो गया। उसने अपनी आंखें मली और हालात को समझने की कोशिश करने लगा। अपनी उम्र के हिसाब से वो काफी फिट था और जिस तरह से उसने मुझे पटका था, जाहिर है उसे मार्शल आर्ट्स भी आता था। राखी उसके पास गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं राखी हूं। उस आदमी ने जवाब दिया, एंडी। मेरा नाम एंडी है। क्या तुम लोगों को कुछ याद है कि हम यहां कैसे पहुंचे? मैंने और राखी ने अपना सर ना हिला दिया। हम सब की नजर अब उस चौथे लेटे हुए आदमी पर पड़ी। वो जमीन पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। एंडी ने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठा। एंडी ने उसे आवाज भी दी, पर उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की। एंडी ने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है। उसने उस आदमी को पलटा तो उसके जिस्म पर ढेर सारी गोलियों के निशान थे। वो शायद बहुत पहले ही मर चुका था। मैं और राखी एकदम सन्न थे, पर एंडी, वो ज्यादा डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसने उस आदमी को ध्यान से देखा तो उसके हाथ में एक नोट था। एंडी ने वो नोट उसकी मुट्ठी से निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, हमारा कस्टमर बनने के लिए आपका धन्यवाद। ये खेल अब शुरू होता है। उस कागज पर मैंने एक लोगो देखा जो कि जाना पहचाना सा लग रहा था। ये वही बुल्सआई लोगो था। ये डार्क वेब की उसी वेबसाइट का था। मेरी आंखें उसे देखकर चौड़ी हो गई थीं। एंडी ने मुझसे पूछा, क्या क्या हुआ? तुम इस निशान को पहचानते हो क्या?
मैंने कहा, हाँ, ये वही डार्क वेब की साइट है जहां से मैंने कुछ गोलियां खरीदी थी। राखी ने भी मेरा साथ दिया। एंडी ने कहा, समझ गया। इसका मतलब अब हम सब एक ही नाव में सवार हैं। ये वेबसाइट जो भी लोग चलाते हैं वो सिर्फ ड्रग डीलर्स नहीं है, और मुझे लगता है कि इस वक्त भी हमें रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। मैंने कहा, पर इसमें लिखे इस खेल का क्या मतलब है? ये कौन सा खेल चल रहा है? एंडी ने कहा, मैं कुछ पक्के तौर पर नहीं। तभी किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। हम सब पीछे हट गए और किसी ने भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। वो आवाज 2-3 बार आई और फिर दरवाजे के नीचे से किसी ने एक कागज खिसका दिया। जैसे ही एंडी ने वो कागज देखा, वो भाग कर गया और उसने दरवाजा खोल दिया। पर वहां कोई नहीं था। हमारे सामने बस एक घना जंगल था। वो जंगल इतना घना था कि वहां कोई भी बड़े आराम से छिप सकता था। अगर हमें वहां से भागना होता तो शायद हमें रेंग कर जाना पड़ता। एंडी ने वो कागज का टुकड़ा उठाया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, डियर यूजर्स, हमारे सालाना शिकार में भाग लेने के लिए आप सबका शुक्रिया। आपके पास इस जंगल से भागने के लिए 24 घंटे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको मार दिया जाएगा और आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। हमारे शिकारी आपको ठिकाने लगाने के लिए आपकी तलाश में निकल चुके हैं। गुड लक। एंडी ने वो कागज मुझे पकड़ा दिया। इस पर भी वही वेबसाइट वाला लोगो था। राखी रोने लगी थी। मैं अपनी जगह पर ही चिल्लाने लगा, व्हाट द फक फक फक, ये साला क्या हो रहा है? अब हम क्या करेंगे? और ये शिकारी, उनके पास तो गन्स होंगे ना, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? पर एंडी, वो अभी भी ज्यादा परेशान नहीं हुआ था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं, हमें किसी का मुकाबला नहीं करना है। बस 24 घंटों से पहले इस जंगल से बाहर निकलना है, समझे? उसने राखी की तरफ इशारा करके कहा, तुम सबसे पहले अपना ये चमकदार पीले रंग का टॉप उतारो। ये इतना चमक रहा है कि दूर से ही वो हमें देख लेंगे। राखी ने कहा, उतार दूं मतलब? तुम पागल हो क्या? एंडी ने उसे 1 मिनट रुकने को कहा। वो भागकर उस कमरे में मौजूद अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। उसमें कुछ फटे पुराने कपड़े जैसे कि जैकेट्स वगैरह पड़ी थी। उस अलमारी में कुछ जूते भी थे जो कि शायद लंबे समय तक गीले रहने की वजह से टूट गए थे। उसने एक पुरानी मगर ठीक ठाक जैकेट राखी की तरफ उछाल दी और कहा कि वो तुरंत इसे पहन ले। मैंने और एंडी ने वैसे ही गहरे रंग के कपड़े पहने थे, पर एंडी को देखकर मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। वो काफी एक्सपीरियंस्ड मालूम पड़ता था। शायद हमारे पास अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। मैंने एंडी से पूछा कि क्या उसे पक्का यकीन है कि हम ये कर सकते हैं। एंडी ने कहा, तुम्हारे पास कोई और आइडिया है तो बताओ। यहां रुक करके मरने से तो अच्छा यही है कि हम इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करें, समझे? एंडी के वो शब्द हमें कन्विंस करने के लिए काफी थे। हम तीनों में से एक वही था जिसे शायद कुछ आइडिया था कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने और राखी ने एंडी के पीछे रहने का फैसला किया। हम तीनों अपना सर नीचे करके जंगल की तरफ बढ़े और रेंग कर आगे बढ़ने लगे। वैसे भी उस जंगल में हम तेज नहीं चल सकते थे। अगर किसी शिकारी को हमारी भनक लग जाती तो कहीं से भी एक गोली सीधा हमारे जिस्म के आर पार हो सकती थी। राखी को हमारे साथ चलने में परेशानी हो रही थी क्योंकि उसने अपनी हील्स की जगह अपने से बड़े साइज के बूट्स पहन लिए थे। पर अचानक चलते हुए एंडी एकदम से रुक गया। मैं उससे लगभग टकरा ही गया था। उसने जमीन में एक ट्रिप वायर देखा था। अगर हम में से कोई भी उस वायर पर अपना पैर रख देता तो जमीन पर दबे हुए ढेर सारे कांटे किसी के भी जिस्म को छलनी छलनी कर देते। मैंने एंडी से पूछा, आखिर तुम्हें यह दिखाई कैसे दे गए?
एंडी ने कहा। उसकी चिंता तुम मत करो, बस ये समझ लो कि मुझे इसका एक्सपीरियंस है। और हाँ, अपनी आंखें जरा तेज रखना, मैं हर बार इतना लकी नहीं हो सकता, और ना ही तुम दोनों। जब हमने चलना शुरू किया था तब दोपहर थी और अब तक शाम हो गई थी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। मुझे अपने पैर महसूस होना ही बंद हो गए थे। हमारे पास ना तो कोई घड़ी थी और ना ही कोई फोन। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। एंडी बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, पर अब आसमान में बादल आ गए थे। मैंने उससे पूछा, हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं एंडी? उसने जवाब दिया, साउथ, शायद साउथ, मुझे ठीक से नहीं पता। पर मैं अंदर से एकदम खत्म हो चुका था। मैंने कल से ना तो कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था। राखी की भी हालत खराब थी। वो कुछ देर आराम करने के लिए रुक गई, पर एंडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर राखी जैसे ही बैठी, हमें एक आवाज सुनाई दी। एंडी चिल्लाया, नीचे हो जाओ तुरंत। मुझे वो आवाज दोबारा सुनाई दी और मेरे बगल के पेड़ से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मुझे हवा में उड़ते दिखाई दिए। मुझे समझ आ गया था कि हम पर गोलियां चल रही थीं, पर उन गोलियों की आवाज नहीं आ रही थी। मैं जोर से चिल्लाने लगा, शिट शिट शिट, भागो। राखी बौखलाहट में उठकर भागने लगी। एंडी ने उसे नीचे होने को कहा, पर वो रुकी नहीं, और शायद तब तक बहुत देर हो गई थी। मैंने राखी के आसपास के पेड़ों में गोलियां लगती हुई देखी। हमें उन गोलियों के हवा को काटने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, पर उनमें से एक भी गोली राखी को नहीं लगी। ऐसा लग रहा था कि वह उस पर निशाना नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो तो जैसे उसे भगाना चाहते थे। क्या वो चाहते थे कि राखी और भागे और तब तक भागती रहे जब तक कि वो थक न जाए? क्या इस तरह अपने शिकार को भगा भगा कर मारने में उन्हें ज्यादा मजा आता था? पर राखी ज्यादा दूर भाग नहीं पाई। वो भागते हुए एक गड्ढे में जा गिरी। वो गड्ढा लगभग 4-5 फीट गहरा रहा होगा और उसमें मौजूद अनगिनत भाले राखी के जिस्म के आर पार हो गए। मैंने रेंगते हुए एक बार गड्ढे में झांक कर देखा, पर मैं राखी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे उसकी चीखें साफ सुनाई दे रही थी। हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। एंडी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने मुझे नीचे रहने का इशारा किया। उसने कहा, अगर मरना नहीं चाहते हो तो मेरे साथ ही रहना। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, वरना हमारा भी यही हाल होगा। सुनाई दे रहा है तुम्हें? वो गोलियां चलती रहीं और मैं और एंडी रेंगते हुए बस आगे बढ़ते रहे। हमें अब तक पता चल गया था कि वो गोलियां हमारे ऊपर नहीं चलाई जा रही थीं, बल्कि वो तो हमें उन शिकारियों के बिछाए हुए शायद एक और जाल की तरफ ले जाने के लिए थी। पर मेरा वहां रुककर ये पता लगाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने एंडी से कहा, राखी का क्या एंडी? उसने कहा, वो मर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, चलो जल्दी। मैं और एंडी चलते रहे और कुछ मिनटों बाद हम एक पहाड़ी की ढलान पर पहुंच गए। हमने उस ढलान से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया और जल्दी ही हम आधा नीचे उतर भी गए। पर अब एंडी ने मुझसे कहा कि मैं तेजी से नीचे उतरूं और दौड़ना शुरू करूं। उस वक्त तक हमें वहां किसी के होने का एहसास नहीं था। हम दोनों पागलों की तरह दौड़ रहे थे। यह इलाका थोड़ा खुला था और यहां लंबी घास थी। हम दोनों पागलों की तरह दौड़ रहे थे और नीचे पहुंचने पर हमें वहां से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे गया। वो बिल्कुल हमारे सामने था। मैं खुश हो गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, यस यस एंडी भाई, हम जीत गए, हम जिंदा बच गए भाई, जीत गए, हम जीत गए। पर तभी हमारे सामने करीब 10 लोग बिल्कुल काली यूनिफॉर्म्स में नीचे घास से उठकर खड़े हो गए।
उन सब के हाथ में काफी मॉडर्न ऑटोमेटिक गन्स थीं। वो हमें देखकर हंस रहे थे। उनकी हंसी सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने और एंडी ने वापस जंगल की तरफ भागना शुरू किया। अजीब बात थी कि उन लोगों ने हमारे ऊपर फायर नहीं किया। फायर करना तो दूर, उन्होंने हमारे ऊपर अपनी गन्स भी नहीं तानी। मैंने भागते हुए पीछे देखा तो उनमें से एक ने मेरी तरफ देख के 5 का इशारा किया। मुझे उस इशारे का मतलब जरा भी समझ नहीं आया। उस खुली जगह से भागकर मैं और एंडी अब वापस घने जंगल में आ गए थे। हमें पता नहीं था कि यहां से बाहर कैसे निकलना है, पर हमें यह पता था कि वो शिकारी हमारे पीछे आते ही होंगे, क्योंकि अगर उन शिकारियों को यह पता था कि हम भागने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, तो वो ये तो जान ही सकते थे कि हमारा अगला मूव क्या होगा। पर अभी हमारे ऊपर कम से कम गोलियां तो नहीं चल रही थीं। हमें दूर एक और बड़ी सी पहाड़ी दिखाई दी। एंडी ने कहा कि वो लगभग 1 घंटे की दूरी पर होगी। अगर हम उसे पार कर गए तो शायद हम जंगल से बाहर निकल सकते थे। पर जैसे जैसे हम उस पहाड़ी के पास पहुंचते गए, वहां का मौसम खराब होता गया। बादल पूरी तरह आसमान में छा चुके थे और रात में तारों की रोशनी तक नीचे नहीं आ रही थी। कुछ ही देर में बारिश भी होने लगी। मौत के साथ चल रहा हमारा ये चूहे बिल्ली का खेल अब और मुश्किल हो गया था। तेज चलती हवाओं की आती हुई वो साए साए की आवाज, वो शायद हमारे लिए मददगार साबित हो सकती थी, क्योंकि उस जंगल में अब हमें खुद भी अपने कदमों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अगर वहां कोई आवाज थी तो वो थी सिर्फ बारिश और हवाओं की। उस अंधेरे में मैं कई बार पेड़ों की जड़ों में फंस कर गिरा। मैंने एंडी को रुकने के लिए आवाज भी दी, पर उस शोर में शायद उसे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। जब मैं तीसरी बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो एंडी कहीं नहीं था। मैंने उसे दबी आवाज में पुकारा भी, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरे अंदर बस यही एक बात चल रही थी कि कहीं वो मुझे छोड़कर भाग तो नहीं गया। अब तक मेरे कान तूफान के उस शोर के अभ्यस्त हो चुके थे और मुझे जंगल में कुछ और भी आवाजें सुनाई देने लगी थी। कुछ था जो शायद मेरे साथ साथ चल रहा था, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि ये एंडी होगा, पर वो ऐसा क्यों करता? उस जंगल में मेरा डर अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो कोई शिकारी भी हो सकता था जो शायद पीछे से आकर मेरी गर्दन उड़ा देता। शायद उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता हो, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई शिकारी नहीं था, क्योंकि वो कदमों की आवाज किसी बहुत ही भारी चीज की थी। बारिश से भीग चुकी वहां की मिट्टी में मैं धप धप की उस आवाज को साफ सुन पा रहा था। पर तभी मेरे कदम अचानक रुक गए। मैं एक बड़े से गड्ढे में गिरते गिरते बचा था। मैं उसके एकदम किनारे पे था, पर यह कोई ट्रैप नहीं था, क्योंकि यह गड्ढा बिल्कुल खुला था। मैंने उसके अंदर झांका तो उसमें सड़ती हुई लाशों का ढेर लगा हुआ था। वो देखकर मेरा माथा ठनका। शायद वो शिकारी यही चाहते थे। वो चाहते थे कि हम इस गड्ढे को देखें, ताकि हम ये लड़ाई असल में हारने से पहले ही हार जाएं। हम ये मान लें कि हम यहां से जिंदा वापस नहीं लौट सकते। मैं एक बार फिर से चिल्लाया, एंडी! मुझे उम्मीद थी कि मुझे पलटकर एंडी की आवाज जरूर सुनाई देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे जवाब में जो आवाज सुनाई दी वो एंडी की तो नहीं थी, बल्कि वो तो किसी इंसान की भी नहीं थी। वो आवाज जैसे मेरे अंदर तक पहुंच गई थी। मुझे उसका कंपन महसूस हुआ था। अभी तक जितना मैंने एंडी से सीखा था, मैं तुरंत ही नीचे झुक गया। मैं चुपचाप उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मुझे अपने आसपास जमीन पर पड़ी टहनियों के टूटने की आवाज आ रही थी, पर वो ऐसी नहीं थी जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, बल्कि वो आवाज तो कुछ इस तरह की थी जैसे कोई मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो।
जैसे मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा था। पर मैं अपने डर पर काबू पाते हुए चुपचाप चलता रहा और तभी मुझे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। एक ट्रिप वायर मेरे पैर में फंस चुका था और अगले ही पल मैं जमीन पर था। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस पर कोई ट्रैप नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे दूसरा जन्म मिल गया हो। मैंने और एंडी ने अभी कुछ घंटों पहले ही एक ट्रैप को देखा था और मैं जानता था कि अगर इस पर उसी पुराने ट्रैप की तरह भाले या फिर चाकू होती तो मेरा क्या अंजाम होता। मैंने कुछ राहत की सांस ली और खुद को उस स्टील के तार से आजाद किया। पर तभी मुझे अपना नाम सुनाई दिया। मैंने लेटे हुए ही आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे एंडी एक पेड़ के तने पर फंसा हुआ दिखाई दिया। शायद उसका पैर किसी ट्रिप वायर पर पड़ गया था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके पूरे जिस्म में मेटल के स्पाइक्स धंसे हुए थे। उस ट्रैप ने एंडी को एक पेड़ पर फंसा दिया था। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की पर उसने मना कर दिया। उसके जिस्म से काफी खून बह रहा था। उसने कहा, मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था पर मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। और अंकित, तुम ऐसा मत करना। यहाँ तुम्हारे पीछे सिर्फ वो शिकारी नहीं है, यहाँ कुछ और भी है। और वो इंसान नहीं है। मैंने उसे छुप कर देखा था। मेरा खेल तो यहीं खत्म होना लिखा है। पर तुम यहाँ से निकल सकते हो। एंडी ने मुझे इशारा किया और कहा, ये पत्थर देख रहे हो? इसके पीछे एक सुरंग जैसा रास्ता है। ध्यान से देखो, तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। ये लो और निकलो यहाँ से। उसने मुझे एक लकड़ी का नोकीला टुकड़ा थमा दिया। ये एक पेड़ की टहनी थी। उसे शायद ये कहीं पड़ा हुआ मिल गया था। एंडी के अंदर अब बात करने की भी ताकत नहीं बची थी। उसने मुझसे अपने आखिरी शब्द कहे, अंकित, तुम्हें जिंदा रहना होगा। अब जाओ, टाइम बर्बाद मत करो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने एंडी से एक गुड बाय कहा और वहां से जाने लगा। मैंने एक बार एंडी की तरफ पलट कर देखा तो उसने मुझे फिर से नीचे रहने का इशारा किया। मैं उस पत्थर की तरफ बढ़ा तो वहां एक रास्ता था जो बाहर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं उस रास्ते में किसी तरह घुस गया। ये एक संकरी सी सुरंग थी जिसे शायद वो डार्क वेब वाले लोग इस्तेमाल करते होंगे। पर तभी मैंने पीछे से वही भयानक आवाज दोबारा सुनी। इस बार वो आवाज बहुत पास से आई थी और इसके बाद मैंने एंडी की चीख सुनी। वो पहले से ही इतनी बुरी हालत में था कि अब उसके साथ और क्या बुरा हो सकता था। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एंडी के गोली लगने की वजह से नहीं हुआ। वहां सब कुछ एकदम शांत था। सुरंग में मुझे बाहर चल रहे तूफान की आवाज बहुत धीमी आ रही थी। मैं वहां से जल्दी निकलना चाहता था, पर तभी मुझे बाहर से कुछ गोलियां चलने की आवाज आई। पर इस बार वो आवाजें जरा अलग थी। वो शिकारी जब हमारे ऊपर गोलियां चला रहे थे तब वो शायद अपनी गन्स में साइलेंसर यूज कर रहे थे, पर इस बार गोलियों की आवाजें बहुत तेज थीं। यानी इस वक्त वो किसी का शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि शायद उनका सामना किसी खतरनाक चीज से हो गया था। एंडी और राखी को वो पहले ही मार चुके थे और मैं सुरंग में था, तो फिर वो गोलियां किस पर चला रहे थे? कहीं ये वही चीज तो नहीं जिसके भारी भरकम कदमों की आवाज और चीख मैंने सुनी थी? पर यह हो क्या सकता था? जितना मैं समझता हूं ये कोई जानवर नहीं था। करीब 5-10 सेकंड्स बाद ही मैंने लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। ये आवाजें ऐसी थी जैसे कोई उनके जिस्म को चीर फाड़ रहा हो। कोई था जो उन्हें मार रहा था और वो इतनी अच्छी मॉडर्न गन्स होने के बावजूद उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे।
मेरा यकीन पक्का हो गया था कि ये कोई जानवर नहीं था, पर मुझे इस सब में नहीं पड़ना था। मैं अब इस सुरंग में काफी अंदर तक आ गया था और मुझे बस यहां से जल्दी निकलना था। जितना मुझे याद है, मैं उस सुरंग में करीब आधे घंटे तक चलता रहा था। आगे जाकर वो सुरंग काफी चौड़ी और ऊंची हो गई और इसीलिए मैं उसमें अब सीधा होकर चल पा रहा था। मेरा शरीर वो बस मेरी मर्जी से चल रहा था, उसमें जरा भी जान नहीं थी। थोड़ा आगे जाकर मुझे वो सुरंग खुलती हुई महसूस हुई। मैं दबे पांव बाहर आया और एक बार ऊपर देखा। ये जंगल नहीं था। मैंने पीछे देखा तो एक बड़ा सा पहाड़ था। एंडी सही था। जिस पहाड़ की तरफ हमने बढ़ना शुरू किया था, मैं अब उसके दूसरी तरफ आ चुका था। मैं बदहवासी में वहां से तेजी से भागने लगा और भागते भागते मैं एक खुले इलाके में पहुंच गया। बारिश अब भी हो रही थी, पर वो कुछ हल्की पड़ गई थी। आसमान में कुछ उजाला भी था। शायद 1-2 घंटों में ही सुबह हो जाती। मैं खुद को लगभग घसीटते हुए उस इलाके से बाहर आया और अब मुझे दूर पहाड़ों के सीढ़ीदार खेत दिखाई दिए। ये कोई पहाड़ी इलाका ही था। मैं किसी तरह उन खेतों के बीच से होता हुआ पहाड़ से नीचे आया। मैं चाहता था कि बस मुझे कोई इंसान दिख जाए, बस एक नॉर्मल इंसान। पहाड़ से जब मैं नीचे पहुंचा तो मुझे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दी। ये शायद किसी पहाड़ के बीच से गुजरता हुआ कोई हाईवे था। मैं अब कुछ भी करने की हालत में नहीं था। उस चेक पोस्ट पर पहुंचते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे जब होश आया तो मैं एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में था। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे यहां भर्ती कराया है। मुझे पता था कि कोई ना कोई पुलिस वाला मेरा बयान लेने यहां जरूर आएगा। वहां मौजूद सब लोग मुझे नशेड़ी समझ रहे थे और वो गलत भी नहीं थे। मैंने वहां किसी से मिलने आए हुए एक आदमी का फोन मांगा और अपने एक दोस्त को फोन किया। मैंने उसे वहां का पता दिया और मुझे ले जाने को कहा। मेरे दोस्त का कहना था कि वो शाम तक वहां पहुंच जाएगा, पर मैं वहां रुक नहीं सकता था। मैं चुपचाप उठा और अपनी कलाई में लगी हुई ड्रिप को हटा दिया। मेरे कपड़े पास ही पड़े हुए थे। मैंने बाथरूम में जाकर कपड़े बदले और सीधा बस स्टेशन पहुंच गया। वहां कई लोगों से बार बार फोन मांगकर मैं अपने दोस्त को कॉल करता रहा। वो अपनी गाड़ी से रास्ते पर ही था। करीब 8 बजे तक मैं वहीं बैठा रहा, पर जब मैंने अपने दोस्त को देखा तो मैं सच कहता हूं कि उसे देखकर मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। मैंने अब ड्रग्स लेना छोड़ दिया है और ऐसा करने के लिए मुझे जितना मोटिवेशन चाहिए था वो उसे एक रात में ही मुझे मिल गया। मैं अब डार्क वेब एक्सेस नहीं करता और मैं आप सबको भी यही कहूंगा कि ऐसा ना ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा। एंडी, मुझे वो इंसान हमेशा याद रहेगा। मैं आज जो एक एक सांस ले रहा हूं वो एंडी की दी हुई है। पर एक और बात है जो मुझे अब भी परेशान करती है, वो ये कि उस जंगल में हमारे और उन शिकारियों के अलावा भी कोई और था। और मैं चाहे कितना भी लॉजिक लगा लूं, मेरा दिल बार बार ये मानने से इनकार कर देता है कि वो इंसान था। शायद भूत होते हैं।